तो ईथर्स में लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलिसिस देखे थे ईथर का। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा जाए, एक रिएक्शन और देखा जाए। ठीक है, देखो रिएक्शन विथ, आई थिंक ये तीसरा है। देखो रिएक्शन विथ HX है ना, ईथर का HX के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे अल्कोहल के साथ पढ़े थे हम लोग HX के साथ रिएक्शन, ठीक वैसा ही HX का रिएक्शन ईथर के साथ भी होगा। ठीक लगभग वैसा ही। देखो जैसे मान लो अगर हम लोगों ने एक ईथर ले लिया है और अगर इसका रिएक्शन हम लोग HX के साथ कराएंगे तो HX एक एसिड है, ये एक लुईस बेस है। सबसे पहला चीज़ H+ का इस पर अटैक होगा और एक ऐसा स्पीशीज बनता हुआ है ना, एक ऐसा स्पीशीज बन जाएगा। अब अगर आप इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये निकलने के बाद अल्कोहल है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। और अगर आप इस तरफ वाले स्पीशीज को देखेंगे तो ये भी वैसा ही है। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों तरफ से ये अल्कोहल लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अब जो H+ अटैक होने के बाद जो स्पीशीज बची है दैट इज X-। ठीक है, दैट इज X-। और फिर से जैसा हम लोग हाइड्रोलिसिस में देखे थे ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? यहाँ पर भी मैकेनिज्म कैन बी SN1 टाइप एज वेल एज SN2 टाइप। तो देखो क्या देखना है, अपने पास ये R पार्ट है और ये R' पार्ट है। तो अगर R और R' R प्राइमरी या सेकेंडरी, अगर ये दोनों पार्ट प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई है देन मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप। ठीक है, मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप। तो मतलब X- का डायरेक्टली इस पे अटैक होगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर चला जाएगा, बन जाएगा R'(X)। और क्योंकि मैकेनिज्म SN2 टाइप है तो इस R' का अगर ये कायरल रहा तो इन्वर्जन हो जाएगा और साथ में बन जाएगा ROH, दैट इज अल्कोहल। समझे मेरी बात? कि अगर HX का अटैक इस पर हुआ और R और R' में से अगर दोनों में से कोई प्राइमरी या सेकेंडरी में से है देन कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, देन मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप। ठीक है, और अच्छा क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन जनरल अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड HX लेते हैं, है ना, तो इसी वजह से सेकेंडरी के साथ भी कार्बोकेटाइन बनने का चांसेस जो होता है वो कम होता है, तो मैकेनिज्म SN2 होता है। ठीक है, अगर इसका एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है HX का तो यही आंसर छोड़ दोगे। और अगर मान लीजिए HX जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है, आपको एक्सेस में दिया हुआ है, तो फिर अल्कोहल से तो इसका रिएक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं HX का अल्कोहल के साथ, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में? HX में, RX में। समझ के बाद? तो अच्छा क्वेश्चन तब होगा जब इसका एक इक्विवेलेंट लिया रहता है। तो आपको बताना होता है कि कौन एल्काइल हैलाइड बनेगा, मतलब कौन सा एल्काइल पार्ट हैलाइड के साथ जाएगा और कौन सा अल्कोहल के साथ जाएगा। ठीक है ना? और अगर सेकंड केस अगर हम लोग देखें कि अगर R और R' ये टर्शरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, RS मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देन मैकेनिज्म विल बी SN1 टाइप। बात आई समझ में? तो SN1 टाइप में से जिधर भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा उस तरफ ये बाहर निकल के लेटस से हम लोग बात करें कि R+ बन जाए और साथ में ROH बन जाए, है ना, क्योंकि अब इस बार ये टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज में से कोई होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप में जो X- है वो अबव और बिलो द प्लेन दोनों तरह से अटैक कर सकता है, जो बात हम लोगों ने पढ़ी है। और इस R पार्ट का रेसिमाइजेशन हो जाएगा, जैसा कि हम लोग कहाँ पढ़े हुए हैं? SN1 टाइप में। और फिर यहाँ पर भी वही बात है कि अगर अपने पास HX जो है एक्सेस में होगा तो अल्कोहल के साथ ये फिर से अटैक करके इसको भी RX में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन वही होगा जिसमें ये एक इक्विवेलेंट लिया रहेगा, है ना, क्योंकि अगर एक इक्विवेलेंट लिया रहेगा तभी आपको दो अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब किस R के पास साथ X जाएगा और किस R पार्ट के साथ OH जाएगा,
ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म कब SN2 टाइप होगा, कब SN1 टाइप होगा, क्लियर हो गई बात अपने को। अब क्वेश्चन के थ्रू जरा ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, जैसे मान लो राइट प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो अगर हमने पहला क्वेश्चन लिया CH3 CH2O CH2 CH3, सिंपलेस्ट, और एरो पर HI दे दिया है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़, वहाँ जो थ्योरी लिखे थे हम लोग, है ना, अभी जो मैकेनिज्म लिखे थे उसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए अपने पास HI है, HBr है, HCl है और HF है, और ईथर के साथ रिएक्शन में इनका ऑर्डर पूछ रहा है रेट के लिए, तो इधर से इधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HF सबसे कम है, और ये वही ऑर्डर है जो अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन में था। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, तो ईथर पे H+ का अटैक भी तेज़ी से होगा, और I- इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो I- का भी अटैक ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इसी वजह से ये रेट इस तरह से वैरी करेगा। समझ के बात ना, मतलब मैकेनिज्म के बाद ये पॉइंट लिख लेना कि HI के साथ, मतलब HX के साथ रेट कैसे वैरी करेगा। चलो, तो अब ये है, और मान लो यहाँ पर ये एक्सेस में दे दिया अपने को, तो H+ का अटैक कराओगे, मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप। I- एक बार इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, एक तरफ अल्कोहल और एक तरफ बन जाएगा CH3 CH2I, और दूसरी तरफ पहले बनेगा CH3 CH2OH। लेकिन क्योंकि ये एक्सेस में दिया हुआ है, तो फिर यहाँ से भी OH हट के अपने को फाइनली I मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन लिखो, PHO CH3, और यहाँ पर HI जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, इसको करो तो जरा। समझा जाए? तो इसमें भी बना दोगे क्योंकि ये एक्सेस में है, तो यहाँ पर भी बन जाएगा PHX और साथ में CH3X। बोलो भाई, X की जगह पे मैं लिख दूंगा I, X की जगह पर I, ये बना दोगे? बोलो भाई। लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि H+ इस पे किया अटैक, यहाँ से बन जाएगा PHOH+, और यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पर I- सेकेंड स्टेप में इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, बन जाएगा PHOH, और साथ में बन जाएगा CH3I। अब फिनॉल्स में तो SN2 नहीं होता ना, बेंजीन के साथ SN2 नहीं ना होता, SN2 या SN1 दोनों नहीं होता, तो इस वजह से ये इधर से कभी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इधर से बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि बेंजीन में ना तो SN1 होता है ना SN2 होता है। ArSN1 और ArSN2 होता है, लेकिन उसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, सिर्फ वहीं पर होता है, और वो बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो ये फिर नहीं रिएक्ट होगा। समझ के बात ना? तो इस पे अटैक करके ये नहीं बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करता है, एक्सेस में लिख देता है। तो समझ में आई बात? और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो, अब आपको क्या करना है, मैंने कुछ समझा दिया, अब आपको प्रोडक्ट लिखना है, और साथ साथ ये भी लिखना है कि किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ होगा।
ठीक है, इधर लिख दिया है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस फटाफट कर डालिए। तो प्रोडक्ट लिखना है और मैकेनिज्म लिखना है। तो वन इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो H+ का अटैक हुआ, इधर भी प्राइमरी है, इधर मिथाइल है, तो मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप, और I- का फिर उधर अटैक होगा जिधर हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि दोनों तरफ SN2 का कंडीशन है। तो SN2 स्टेरिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो SN2 का रेट कम होगा, तो इस वजह से इस तरफ पे अटैक होगा और ये बाहर जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3I और साथ में CH3CH2OH। बोलो भाई, इसकी बात करें तो ये H+ अटैक किया, वन इक्विवेलेंट है, इधर प्राइमरी है और इधर टर्शरी है। तो अगर टर्शरी किसी साइड हो जाता है देन मैकेनिज्म विल शिफ्ट टू SN1 टाइप। ये हम लोग हाइड्रोलिसिस में भी देखे थे और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर एक भी तरफ टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिलने का चांस है तो मैकेनिज्म विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स SN1 टाइप, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से ये बाहर जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि एक इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है तो टर्शरी के साथ ब्रोमीन आएगा और इथेनॉल बनेगा। प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर बात? फिर देखो फिफ्थ वाला, तो इसमें भी वन इक्विवेलेंट लिया हुआ है, इधर प्राइमरी है, इधर भी प्राइमरी है लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो SN1 टाइप। यहाँ H+ आएगा, ये बाहर जाएगा, बन जाएगा PHCH2I और साथ में इथेनॉल, इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म विल बी SN1 टाइप। इसकी बात करें तो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इधर प्राइमरी है तो H+ का अटैक इस पे हुआ, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PHCHI, यहाँ पर CH3, ये कायरल है, इन्वर्जन हो जाएगा, और साथ में CH3CH2OH, ऐसा बन जाएगा। बोलो, समझ में आई इतनी बात? ना फिर इसकी बात करेंगे तो इधर भी प्राइमरी है और इधर भी प्राइमरी है, तो दोनों तरफ प्राइमरी है तो मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप, लेकिन उधर अटैक होगा जिधर हिंड्रेंस कम हो। तो इस तरफ हिंड्रेंस कम है, इस तरफ बीटा पर ये दो मिथाइल ग्रुप हिंड्रेंस बढ़ा देंगे, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, ब्रोमीन है। बोलो भाई। इसकी बात करें एनहाइड्रस, हाँ ये देखो, अगर एनहाइड्रस H+ लिखा हो, एनहाइड्रस HI लिखा हो, एनहाइड्रस मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे, वहाँ मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप, है ना। तो इस वजह से एनहाइड्रस HI जब लिख दिया है तो H+ यहाँ अटैक करके फिर सेकेंड स्टेप में आप SN2 को ज़्यादा फेवर करोगे, तो यहाँ पर CH3I और साथ में टर्शरी ब्यूटेनॉल बनेगा, O18 उसके साथ जाएगा। तो व्हेन एनहाइड्रस HI इज रिटन देन मैकेनिज्म फॉलोड विल बी ऑलवेज SN2 टाइप, ऑलवेज ध्यान रखोगे, क्योंकि एनहाइड्रस मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो कार्बोकेटाइन का बनना बड़ा मुश्किल है। इसकी बात करें, एक्सेस में दिया है H+ आएगा इधर,
फिर Cl माइनस इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा Cl। एक्सेस में रहने से ये नहीं है कि इसको बाहर करके यहाँ भी क्लोरीन लगा दोगे। फिनॉल पे H प्लस अटैक करके इसको बाहर नहीं किया जा सकता, वहाँ पर SN1 SN2 दोनों नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा भले ये एक्सेस में लिखा हो। क्योंकि ये वाला R पार्ट प्राइमरी था तो यहाँ से यहाँ तक बनने में मैकेनिज्म इज SN2 टाइप, क्योंकि ये प्राइमरी था। कोई दिक्कत? ठीक है। इसकी बात करें तो HI एक्सेस में तो H प्लस अटैक किया, फिर I माइनस इस पर अटैक किया, फिर H प्लस अटैक किया, I माइनस इस पर अटैक किया, तो ऐसा बन जाएगा कुछ प्रोडक्ट। OH, यहाँ भी OH और 2 मोल बन जाएगा CH3I। ठीक है, इस पे फिर से अटैक नहीं होगा, भले एक्सेस में दिया है, क्योंकि फिनॉल पर H प्लस अटैक होके फिर यहाँ से ये बाहर नहीं हो सकता, तो यहीं पे रिएक्शन छोड़ देंगे हम लोग। समझ में आई इतनी बात? तो ये एक टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है HX के साथ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप इसका आंसर अगर लिखना हो तो इसका आंसर नोट कर लो। फिर इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, HI ले लिया है एक्सेस में, लेकिन साथ ही साथ इसका मोल्स भी पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल से HI आपके पास एक्सेस में है, लेकिन टोटल कितना मोल कंज्यूम होगा, ये सवाल पूछ रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट भी आपको बताना है। ठीक है, जरा सोच के बताओ कैसे बनेगा। देखो, हो गया होगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, H प्लस का अटैक कराएंगे, फिर I माइनस का अटैक इस पर करा के इसको बाहर करोगे, फिर H प्लस का अटैक कराओगे, फिर I माइनस का अटैक करा के इसको बाहर करोगे। तो इतना होने तक जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है, और 2 मोल CH3I बन गया है ना। कितना मोल कंज्यूम हुआ है अब तक? 2 मोल कंज्यूम हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये फिनॉल नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है ये, नहीं। तो इस पर फिर से अटैक होगा HI का, क्योंकि अल्कोहल पर होता ही है। तो H प्लस इस पर अटैक किया, फिर I माइनस इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। उसी तरह से यहाँ भी कर देगा, तो यहाँ भी I आ जाएगा और यहाँ भी I आ जाएगा, और 2 मोल यहाँ पर भी कंज्यूम हो जाएगा। बोलो भाई, तो 2 मोल यहाँ से यहाँ पहुँचे और फिर 2 मोल यहाँ से यहाँ पहुँचे, 4 मोल अब तक कंज्यूम हो गया है। तो आंसर आप इसका लिख दोगे 4 मोल, और मेजर प्रोडक्ट लिख दोगे ये प्लस ये। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि एक बार मैंने आपको बताया था कि विसिनल डाई आयोडाइड्स आर अनस्टेबल। याद आ रही है बात? विसिनल डाई आयोडाइड्स आर अनस्टेबल। ये अपने आप यहाँ से इस तरह से बाहर होकर ये अपने आप पाई बॉन्ड बना लेता है। याद है? विसिनल डाइआयोडाइड आयोडाइड है और ये अपना अनस्टेबल होता है, तो ये बन गया। और क्योंकि आप HI एक्सेस में लिए हुए हो तो HI का फिर से इस पर अटैक होगा और फिर से यहाँ पर I बन के कार्बोकेटाइन बन के I आ जाएगा। तो 1 मोल यहाँ पर भी कंज्यूम हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मोल, यहाँ से यहाँ तक 2 मोल और यहाँ से यहाँ तक 1 मोल। तो इसका टोटल मोल पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन में अक्सर आता है ना। मतलब अक्सर जो इसमें फेवरेट जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटीजर टाइप में पूछा जाता है। समझ गए बात? चलिए, तो एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से करें।
चलिए बताइए टोटल मोल्स इसमें कितना कंज्यूम होगा। देखा जाए तो देखो, एक बार H प्लस अटैक होके फिर I माइनस इसको बाहर करेगा, फिर H प्लस अटैक होके I माइनस इसको बाहर करेगा, फिर H प्लस अटैक, मतलब आफ्टर 3 मोल्स वी विल गेट दिस। ठीक है, और 3 मोल मिल जाएगा अपने को CH3I। अब ये 3 अल्कोहल है, यहाँ पर 3 मोल HI फिर से कंज्यूम होगा और CH2I CHI CH2I ऐसा बना देंगे हम लोग, है ना। तो 3 मोल यहाँ कंज्यूम हो गया। अब विसनल डायोडाइड्स आर अनस्टेबल, तो एक विसनल डायोडाइड अपने आप बाहर हो जाने वाला है और CH2I ऐसा बन जाएगा। फिर इस पर HI का अटैक होगा क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये I यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH3 CHI और CH2I ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, है ना। पहला H प्लस का अटैक यही होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और फिर से ये विसनल डायोडाइड बन गया तो ये फिर बाहर हो जाएगा, फिर बाहर होकर ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और क्योंकि ये पाई बॉन्ड है इस पर फिर से HI का अटैक होगा, है ना। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलेगा CH3 CHI और CH3। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 मोल, यहाँ से यहाँ तक 3 मोल, फिर ये अपने आप बन गया, फिर इससे ये 4 मोल, सॉरी 3 3 6 और एक ये 7 मोल, और फिर यहाँ से एक 8 मोल। तो यहाँ टोटल मोल्स कितना कंज्यूम हो गया, 8 मोल्स कंज्यूम हुआ। बोलो जरा चेक करो, आ रहा है। यहाँ से यहाँ 3 मोल, यहाँ से यहाँ 3 मोल 6, फिर ये अपने आप बना, फिर यहाँ से यहाँ 7, फिर ये अपने आप बना, फिर यहाँ से यहाँ 8। ठीक है, चलो। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है ना, इंटीजर टाइप में बड़े आसानी से पूछा जाता है। क्लियर, चलिए भाई इसको लिख लीजिएगा, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक पढ़ा हुआ रिएक्शन है, वो भी जरा देख लिया जाए। लिखो फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड्स। तो ये एल्कीन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग एक एल्कीन ले लें और इसका एक परऑक्सी एसिड से अगर रिएक्शन करा दे, है ना, या ऐसा लिया जा सकता है ना CF3COOH या PBA, याद है ना, पर बेंजोइक एसिड, या MCPBA, है ना, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, या क्या लिया जा सकता है MMPP। याद आ रही है बात। तो इस पाई बॉन्ड की जगह पर ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जाता है, और ये एडिशन जो होता था ये सिन एडिशन होता है, मतलब O18 यहाँ पर आएगा, और एडिशन होता है सिन, और सिन होने का मतलब CSM और TSR वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है। इस पे किए थे हम लोग क्वेश्चन वहाँ पर ना। अगर ये एल्कीन सिस होगा तो मीजो बनेगा, अगर ये एल्कीन ट्रांस होगा तो ट्रांस पे सिस करेंगे तो रेसमिक मिलेगा अपने को, है ना, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन कायरल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो तब जब ये दोनों आर पार्ट क्या होगा, सेम होगा, तभी मीजो बनेगा, नहीं तो मीजो नहीं बनेगा ना, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं होगा। ऐसे काटोगे तो इसका बराबर नहीं होगा। नहीं, ये मीजो वाले फॉर्मूले में आपको बताए थे कि दोनों तरफ एल्कीन सिमेट्रिकल हो, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तब यहाँ मीजो वाली बात सोचोगे। रेसिमिक तो हर केस में बनता है, लेकिन मीजो तभी बनेगा जब ये सिमेट्रिकल हो। तो ये इसका नाम हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज इपॉक्साइड। ठीक है, और साथ में अगर पूछ ले, ये ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होता है O18, और यहाँ पाई बॉन्ड का कुछ है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी होता है, वो भी याद होना चाहिए। ये पूरी बात हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़े हैं। मतलब ये O17 हो जाएगा और ये O16 होगा अपना,
मतलब जो सिंगल बॉन्ड से था वो डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, जो डबल बॉन्ड से था वो सिंगल बॉन्ड पे चला आएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी लिखे थे, है ना। और रेट कैसे डिपेंड करता है, सोचो बताओ। बता तो नहीं पाएंगे, खैर सोचिए, मैं बताता हूँ। एल्कीन के हिसाब से रेट कैसे डिपेंड करता है, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट होगा, नहीं। तो उस पर भी क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर किया हुआ है एल्कीन में। ठीक है, तो क्योंकि ये साइक्लिक ईथर्स हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको भी देख लिए। आगे बढ़े, चलो इसको मिटाएं, फिर एक क्वेश्चन इसमें लिख लिया जाए। देखो इसे मान लो एक क्वेश्चन अगर हम लोग लिखें, ये है, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग CH3O माइनस इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH में करा दे रहे हैं तो क्या बनेगा। अगर इसका रिएक्शन हम लोग OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O से करा दे रहे हैं जिनके पास O18 है, तब क्या बनेगा। अगर इसका रिएक्शन हम लोग H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH से करा दे रहे हैं तो क्या बनेगा। अगर इसका रिएक्शन हम लोग LiAlH4 से करा दे रहे हैं और सेकेंड स्टेप में हम लोग इसमें प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन के लिए वाटर डाल दे रहे हैं तो क्या बनेगा। अगर हम लोग इसमें BF3 और LiAlH4 डाल दे रहे हैं तो क्या बनेगा, है ना। सेकेंड स्टेप में हम लोग इसमें हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर लिख दे रहे हैं। तो इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग होता है और वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में दो डिफरेंट तरीके से होता है, वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी। फटाफट इसका सबका प्रोडक्ट आप लिख दो, है ना। ये पढ़े हुए हैं हम लोग, इसी बहाने एक बार रिवाइज भी होगा। देखो तो ये बेसिक मीडियम में SN2 टाइप होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसका अटैक इस पर होगा और ये ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा OCH3 और यहाँ आ जाएगा O माइनस, फिर यहाँ से H प्लस लेकर OH बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी बेसिक मीडियम है तो इसका भी अटैक इसी पर होगा, SN2 टाइप। तो OH यहाँ ऐसा, यहाँ OH और ये वाला O18 होगा। ये एसिडिक मीडियम है तो पहले इसका अटैक इस पर होगा एंड मैकेनिज्म इज SN1 टाइप। याद आ रही है बात। तो इधर अटैक होगा जिधर कार्बोकेटाइन अगर बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ OCH3 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, LiLH4 जो है ये हाइड्राइड डोनर होता है, ये बेसिक है, तो इधर ही अटैक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। BF3 क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम में H प्लस काम करता है वही BF3 काम करता है, तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा ये SN1 टाइप हो जाएगा और इसमें भी हम लोग प्रोडक्ट लिखना जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन वहाँ कराया था हमने आपको, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप की तरह ये हो गया, इसको समझ लीजिए, सारे प्रोडक्ट नोट कर लीजिए, है ना। आई बिलीव कि आप लोग सारे ये क्वेश्चंस कर गए होंगे, है ना, ये पढ़ा हुआ चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, देखो हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, हैलोजेनेशन ऑफ ईथर्स। तो इसमें पहला है बाय सिंपल हैलोजन। ठीक है, सिंपली X2 के साथ, और इसमें दो केसेस हैं। केस 1 कि मान लीजिए हम लोगों ने एक ऐसा ईथर ले लिया और इसमें अगर हम लोग X2 का रिएक्शन करा दे रहे हैं, X2 मान लो हम लोग कुछ क्लोरीन वोरीन ले लेते हैं,
क्लोरीन ले लिए और इसका रिएक्शन अगर हम लोग डार्क में करा रहे हैं, क्लोरीन HNO में नहीं, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, और क्लोरीन का हम लोग 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये देख रहे हो ना, ये अल्फा कार्बन्स कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप पे क्लोरीन, इस अल्फा कार्बन पे इस क्लोरीन का अटैक होगा। मतलब अगर एक इक्विवेलेंट है तो कहीं एक जगह आएगा, CH, यहाँ Cl, यहाँ CH3। अगर इसमें हम लोग फिर से क्लोरीन डाल दिए डार्क में और 1 इक्विवेलेंट का इस्तेमाल किए, तो फिर यहाँ पर फिर से अब इस वाले अल्फा पर इस क्लोरीन का अटैक होगा और फिर से इसका हैलोजनेशन हो जाएगा, CH, यहाँ Cl, यहाँ O, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ CH3। फिर से डाल देंगे तो फिर अब बचे हुए अल्फा हाइड्रोजन का होगा, फिर और डाल देंगे तो फिर बाकी हाइड्रोजन्स का हो सकता है, क्योंकि डार्क है इसलिए नहीं चांसेस है। एक्चुअली यहाँ पर इन अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन होने का मतलब जानते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये जो फ्री रेडिकल होता है ना, इस ऑक्सीजन से जस्ट अल्फा पोजीशन पर, इसका ना इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस होता है, फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। ये रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। हम लोग इसको नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग लग रहा है ये तो कंप्लीट ऑक्टेट है और ये फ्री रेडिकल है, तो कैसे रेजोनेंस हो रहा है। बट कुछ एक्साइटेशन होता है और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रेजोनेंस होता है। ये फ्री रेडिकल स्टेबल, काफ़ी स्टेबल होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर पहले अल्फा पर अटैक हो रहा है। बस अपने को फॉर क्वेश्चंस अगर क्लोरीन डार्क लिखा है तो हम लोग ये काम कर देंगे, हम लोग से ये सारी बातें नहीं पूछेगा, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, या इसके अलावा कहीं पर भी इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर में कहीं भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। वो जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने बता दिया कि क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन, क्योंकि ये इस पोजीशन पर क्यों आ जा रहा है सर, अगर आप ये सवाल पूछें तो इस वजह से मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बिकॉज ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रेजोनेंस होता है, इसलिए ये फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल है, इसलिए सबसे पहले यहीं पे फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन जाके उस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो केस 1 ऐसा है। केस 2 इसमें है ना, केस 2 में सेम मॉलिक्यूल मान लो हम लोग ले लिए और मान लो क्लोरीनेशन ही करा रहे हैं, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO, और इस बार क्लोरीन अगर हम लोग एक्सेस में ले लिए तो ये एकदम वही जैसा हम लोग हैलोजनेशन एल्केन में कराए थे कि जितने भी पोजीशंस हैं, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि आप ये एक्सेस में ले लिए हो तो सब जगह पर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सब जगह पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। समझ के बात, क्योंकि ये फ्री रेडिकल हैलोजनेशन है, एल्केन में होता है, हर जगह रेडिकल बनता है। हम लोग ने बात किया था कि मोनो हैलोजनेशन पर रिएक्शन को रोकना मुश्किल होता है ना, पॉली हैलोजनेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स, पढ़े थे एल्केन में। तो इस वजह से क्योंकि आप एक्सेस में ले लिए हो तो जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे सब जगह पर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। बढ़े आगे। फिर देखो फिर हैलोजनेशन में ही सेकेंड पार्ट बाय PCl5, ईथर का हैलोजनेशन बाय PCl5। जैसे मान लो हम लोगों ने एक ईथर ले लिया और इसका रिएक्शन हम लोग PCl5 के साथ करा रहे हैं। अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्शन कराए थे हम लोग, याद है, तो उसमें PCl5 ऐसे लिखे थे हम लोग, इस पे हाई डिग्री ऑफ पार्शियल पॉजिटिव है, ये लुईस बेस है, तो ये इस पर अटैक करके यहाँ से क्लोरीन को बाहर करेगा, है ना, क्योंकि ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है ना। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, यहाँ बन जाएगा ROR डैश, इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज,
यहाँ फॉस्फोरस पर 4 क्लोरीन और 1 क्लोराइड अपना बाहर जा चुका है। तो क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, तो ये क्लोरीन या तो इस R पे या इस R पार्ट पे जो SN2 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्या बोला मैंने, जो SN2 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा उधर से इस R पार्ट पे अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा। ये लिविंग ग्रुप कैसे है सर? तो भाई ये लुईस एसिड और लुईस बेस का एडक्ट है, तो ऐसा तो हम लोग हमेशा देखे हैं कि जब भी एक लुईस एसिड लुईस बेस एडक्ट बनता है तो एक लिविंग ग्रुप जो लुईस एसिड से अटैच्ड पार्ट होता है वो एक बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से हो रही है। तो ये इस क्लोराइड इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ से जो स्पीशीज़ बन रही है वो बन रही है R-Cl और ये R- अपना इसका इन्वर्जन हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा। प्लस जो स्पीशीज़ बना है वो बना है ROP और 4 क्लोरीन, बोलो, और ये वहाँ अल्कोहल में भी बना था। ये लोन पेयर फिर बॉन्ड बनाते हुए इस क्लोराइड को बाहर कर देगा, बन जाएगा RO डबल बॉन्ड P पर 3 Cl, O पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर जो Cl माइनस निकला है यहाँ से ये बैक साइड अटैक करके इसको बाहर कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे अल्कोहल में हम लोग पढ़े हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर इन दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो अपने को मिलेगा RCl प्लस R-Cl प्लस POCl3। बोलो, आया समझ में बात ना? तो ठीक वैसा ही मैकेनिज्म और वैसा ही प्रोडक्ट अब हम लोग को बात थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ईथर के साथ भी सेम अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 R पार्ट है तो 2 मिलेंगे। नोट कर लो जल्दी से। लिख लिया? फिर लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, ये भी आसान सा रिएक्शन है। देखो, अगर हम लोग एक एसिड क्लोराइड ले लें और साथ में एक ईथर ले लें और साथ में अपने को लेना पड़ेगा AlCl3, तो ये क्लोरीन मान लो एसिड क्लोराइड ले लिया, इसमें AlCl3 डाल दिया, फिर ऊपर से हम लोग बाद में ईथर डालते हैं। तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा, ये AlCl3 लुईस एसिड है, ये इस एसिड क्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको बाहर कर देगा, जैसा कि ES रिएक्शन में पढ़े थे हम लोग, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब जो अपने पास ईथर है वो ईथर इस पॉजिटिव चार्ज पे कर जाएगा अटैक, तो यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR R' इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब जो Cl माइनस ये लेकर गया है वो Cl माइनस फिर से इस पर या इस पर, जिस पर SN2 का रेट फास्ट होगा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि इस पर जिस पर SN2 का रेट फास्ट होगा वो इस पर अटैक करके इसको बाहर कर जाएगा, और RC डबल बॉन्ड OR मतलब एक अपने को मिल जाएगा एस्टर और साथ में मिल जाएगा R-Cl, दैट इज अल्काइल हैलाइड। समझे बात? तो लगभग सेम टाइप का मैकेनिज्म है, सेम टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। फिर अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विथ, जैसे रिएक्शन विथ क्या, अब आप खुद से रिएक्शन लिखो। जैसे एसिड एनहाइड्राइड के साथ अगर हम लोग एक ईथर डाल दें और साथ में ले लें AlCl3, तो AlCl3 एक लुईस एसिड है, सेम काम करोगे, एनहाइड्राइड के साथ ये कोऑर्डिनेट करके वैसा ही कार्बोकेटाइन बनाएगा जैसा EAS में पढ़े थे हम लोग, ऐसा। और जो साथ में ईथर है
वो ईथर फिर इस पे अटैक कर जाएगा, फिर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर आर डैश, यहाँ पर प्लस चार्ज। ये AlCl3 जो इसको बाहर किया है यहाँ से, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस वाले स्पीशीज़ को, फिर ये बैक साइड अटैक करके इसको बाहर कर देगा, और फिर यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, मतलब अपने को 2 एस्टर मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये सब, बट ठीक है, कैसे रिएक्शन होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, पोस्टर में आपको एक आध ही क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के रिएक्शंस पर। ईथर का जो मेन रिएक्शंस है वो है HX के साथ रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स, है ना। चलिए, तो इसमें 1-2 बातें और हैं, ऑक्सीडेशन वाली बातें और हैं, वो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, थैंक यू।